गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस पर अपना डिस्कस शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन जो है अपन ने डिस्कस किया था। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, और उसके अंतर्गत अपन ने जो है वो क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस किया था कि क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गन है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है और उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, उनके फंक्शंस क्या है। इसके अलावा अपन ने क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये भी पढ़ा था कि कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। तो उसके आगे आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की क्या मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जो प्लांट है वो सन से आने वाली जो सन एनर्जी जो है, जिसको हम लाइट एनर्जी कह रहे हैं, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो वो क्या मैकेनिज्म रहेगी, इसके ऊपर आज का अपना डिस्कस रहेगा। तो मैकेनिज्म पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक छोटा सा एक जनरल डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ लाइट पर। तो नेचर ऑफ लाइट, तो लाइट की क्या नेचर होती है इसके ऊपर थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि इस अर्थ के ऊपर जो एनर्जी का सोर्स है वो एकमात्र सनलाइट है। सनलाइट की एनर्जी को प्लांट जो है वो केमिकल एनर्जी के रूप में जो कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे सनलाइट जो आ रही है, इस सनलाइट के अंदर कई सारी वेवलेंथ की जो है वो रेज इस अर्थ के ऊपर आती है, और हम ये भी जानते हैं कि जितनी वेवलेंथ अगर रेज की कम होगी उतनी ही उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी उसके अंदर क्या होगी, कम होगी। तो अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं कि सनलाइट के अंदर जो वेवलेंथ है उनमें ध्यान रखना है कि 390 से लेकर 780 तक की जो वेवलेंथ है, यही वेवलेंथ की जो रेज है, जो किरणें हैं, उनको हम देख पाते हैं। इसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? विजिबल स्पेक्ट्रम, क्योंकि हम इसी को ही देख पाते हैं, इससे कम वाले को भी नहीं देख पाते, तो ये इनविजिबल हो गया। इससे ज्यादा वाले को भी नहीं देख पाते, तो ये भी इनविजिबल है। केवल 390 से 780 के बीच की जो सनलाइट है हम उसी को ही देख पाते हैं, इसलिए हम इसको विजिबल स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। ये अलग अलग जो वेवलेंथ की जो लाइट है उनके कलर भी अलग अलग होते हैं। अब क्या क्या कलर रहेंगे, उन कलर्स को याद करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। एक सीधा सा फॉर्मूला है जिसको हम कहेंगे विबग्योर, VIBGYOR। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 390 से 780 के बीच की जो वेवलेंथ की जो रेज है वो इन कलर्स की रहेगी, यानी 390 की जो है वो वॉयलेट रहेगी, इससे थोड़ी ज़्यादा जो है वो इंडिगो रहेगी, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये इतने सारे कलर्स की जो सनलाइट आ रही है ये सारी मिक्स होकर एक ही कलर बनाती है जिसको हम कहते हैं वाइट। तो हमें ये वाइट ही दिखाई देती है, लेकिन ये जो वाइट जो आप लाइट देखते हो जो सन की आ रही है उसके अंदर वाइट नहीं होती, उसके अंदर ये इतने सारे कलर्स होते हैं, ये इन कलर्स की बनी हुई होती है। और ये जो वेवलेंथ है इसी को हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहेंगे, क्योंकि हम इसी को ही देख पाते हैं। ध्यान रखना कि इससे कम का जो है 390 से जो कम का है उसको हम अल्ट्रावायलेट कहेंगे। अल्ट्रावायलेट जो होती है, जो रेज होती है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती, इनविजिबल हो गई। 780 से ज़्यादा की जो है इनको हम इंफ्रारेड कहेंगे। क्या कहेंगे? इंफ्रारेड। और ये इंफ्रारेड जो है ये भी हमें दिखाई नहीं देती है, ये भी इनविजिबल है। इसके बीच की हमें दिखाई दे रही है, इसी को ही हम जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो ये लाइट की जो है एक नेचर, इसकी क्या नेचर है और इसके ऊपर अपना छोटा सा एक डिस्कस है, क्योंकि ये जो करना जरूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो मेन जो लाइट की एनर्जी है उसी को ही जो प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करके और उसको केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने वाले। तो ये अपनी लाइट हो गई। अब इसके बाद में अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखें कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो इसके मैकेनिज्म को हम दो पार्ट में बांटेंगे। यानी फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है
उसको हम दो पार्ट में बांटेंगे। वो दो पार्ट कौन कौन से, ध्यान दो यहाँ पे कि फर्स्ट पार्ट जो होगा उसको हम लाइट रिएक्शन कहेंगे और सेकेंड पार्ट जो रहेगा उसको हम डार्क रिएक्शन कहेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हो गया लाइट रिएक्शन, सेकेंड पार्ट में हम रखेंगे डार्क रिएक्शन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि लाइट रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में होगी, लाइट की मतलब प्रेजेंस में होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लाइट जुड़ रही है, लाइट रिएक्शन जो है उसमें लाइट जुड़ रही है और तो लाइट की क्या रहेगी, प्रेजेंस। अब यहाँ पे डार्क रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो डार्क रिएक्शन के अंदर इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइट की जो है वो एब्सेंस में होगी, अंधेरे में होगी। डार्क से नाम से आप ऐसे अंदाजा लगाओ कि ये अंधेरे में होगी या डार्क या लाइट की एब्सेंस में होगी, नहीं। लाइट डार्क रिएक्शन जो है वो उसमें लाइट की आवश्यकता नहीं है, इतना ध्यान रखना कि इसके अंदर लाइट की आवश्यकता नहीं रहेगी। लाइट हो तो भी ये हो सकती है और लाइट ना हो तो भी ये हो सकती है, इसको हम डार्क रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि जो लाइट रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। ग्रेना अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, तो ये कहाँ होगी, ग्रेना के अंदर। लाइट रिएक्शन सारे के सारे ग्रेना में होगी और डार्क रिएक्शन जो है वो होगी स्ट्रोमा में, यानी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में होगी, ये ध्यान रखना। अब देखो लाइट रिएक्शन जो है इसका मतलब क्या है कि लाइट रिएक्शन के अंदर मेन जो क्रिया होने वाली है, मेन जो इसका फंक्शन है वो क्या होगा कि एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन करना या एसिमिलेटरी पावर को बनाना। तो यहां क्या बनाया जाएगा, एसिमिलेटरी पावर। तो लाइट रिएक्शन के अंदर मेन जो काम होगा वो होगा एसिमिलेटरी पावर का बनाना। ये एसिमिलेटरी पावर जो है इसके अंदर अगर आपको एसिमिलेटरी पावर अगर कहीं नाम आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसिमिलेटरी पावर जो प्लांट के अंदर दो होती है, या तो होगी एटीपी जिसको हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहेंगे, या रहेगी NADH+H+। तो लाइट रिएक्शन के अंदर ये दो काम होने, एक तो एटीपी बननी है और एक NADH+H+ बनना है, जिसको रिड्यूस्ड कोएंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिड्यूस्ड कोएंजाइम। ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम है जो रिड्यूसिंग जो एजेंट है उसका काम करेगा, तो ये रिड्यूस एजेंट होगा। ये रिडक्शन का काम करेगा और एटीपी जो है वो एनर्जी के रूप में यूज होगी। ये दो काम जो है वो लाइट रिएक्शंस के अंदर होंगे और ये जो कार्य है वो कहाँ होंगे, ग्रेना के अंदर। थैलेकोइड जो है यानी थैलेकोइड जो उसकी मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर ये सारे काम होने वाले हैं ग्रेना पार्ट के अंदर। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एटीपी बन रही है और एटीपी अगर कहीं बढ़ती है तो एटीपी बनने का मतलब क्या हुआ, एटीपी बनने को हम कहेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या कहेंगे, फोटोफॉस्फोरिलेशन। और अगर बायोलॉजी में कहीं पर फोटोफॉस्फोरिलेशन अगर वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या हुआ कि एटीपी बन रही है। और एटीपी कब बनती है आपको पता ही है कि एटीपी का निर्माण एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों मिलकर जो है वो एटीपी बनाते हैं। कब बनाएंगे, जब इनको कोई एनर्जी इनपुट मिलेगा। क्या मिलेगा, एनर्जी इनपुट। अगर कोई एनर्जी इनपुट मिलता है तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो मिलकर एटीपी का निर्माण कर लेते हैं। एटीपी का निर्माण होना ही फोटोफॉस्फोरिलेशन है, यानी फॉस्फोरिलेशन वर्ड का मतलब ही क्या हुआ, एटीपी की फॉर्मेशन होना, एटीपी का निर्माण होना। और ये एटीपी का निर्माण जो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए हम इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ये एक जनरल बात जो आपको लाइट रिएक्शन के अंदर जाननी है, इसकी पूरी जो डिटेल से जो डिस्कस है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी आपको इतना जानना है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो यहाँ पर होगा, जिससे एटीपी का निर्माण होगा। इसके अलावा NADH+H+ का निर्माण होगा। NADH+H+ जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और ये जो है वो किसका रिडक्शन करेगा, CO2 का रिडक्शन करेगा। अब देखो डार्क रिएक्शन पे आते हैं अपन।
तो डार्क रिएक्शन जो है, ये मैंने एक बात तो आपको कह दी कि इसके अंदर लाइट की जो है वो आवश्यकता नहीं होती। दूसरा देखो इसके अंदर होना क्या है, यहाँ होना है रिडक्शन, और रिडक्शन किसका होना है, CO2 का। CO2 के रिडक्शन से यहाँ शुगर बनेगी, तो शुगर को हम कहते हैं C6H12O6। देखो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, आपको साफ इस रिएक्शन से ही पता चल रहा है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेज में है, और इस ग्लूकोज के अंदर जिसको हम फूड कह रहे हैं, इस ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन भी कम हो गई है। इसके अलावा इसके साथ क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, और अगर हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन जो है वो कम होती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कह रहे हैं। ये जो रिडक्शन होना है, इस रिडक्शन से जो फूड बनना है, जो शुगर बननी है, शुगर का जो फॉर्मेशन होना है, प्रोडक्शन होना है, इसके अंदर हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है। दो चीज़ों की आवश्यकता क्या होगी, फर्स्ट जो होगी उसकी वो होगी एनर्जी। क्या होगी, एनर्जी। और एनर्जी जो इनपुट है, यहाँ जो एनर्जी अवेलेबल करवाई जाएगी वो करवाई जाएगी इस एसिमिलेटरी पावर के द्वारा बनी हुई ATP के द्वारा, क्योंकि यहाँ ATP बन चुकी है, देखो ये, तो ये ATP यहाँ यूज हो जाएगी। तो फर्स्ट काम तो हो गया कि लाइट रिएक्शन के अंदर बनी हुई ATP जो यहाँ एनर्जी प्रोवाइड करवा देगी। दूसरा कि रिडक्शन करना है तो कोई एजेंट चाहिए, और वो रिडक्शन जो एजेंट का जो वर्क करेगा, जो काम करेगा, वो करेगा NADH+H+। तो ये NADH+H+ जो है वो क्या करेगा, रिडक्शन एजेंट का काम करेगा। ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा यहाँ पे, और हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा तो यहाँ पर जो है वो CO2 का रिडक्शन हो जाएगा, और CO2 के रिडक्शन से जो है वो फूड जो है वो फूड का जो फॉर्मेशन या शुगर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ जो है, जनरल जो बातें हैं वो आपको क्लियर हो गई कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, यानी फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में होना क्या है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। दो काम होने हैं, एक तो एसिमिलेटरी पावर बननी है। एसिमिलेटरी पावर का निर्माण फोटोफॉस्फोरिलेशन के द्वारा होता है, जिसके द्वारा दो एसिमिलेटरी पावर बनेगी, एक ATP और एक NADH+H+ का निर्माण होगा। ये पूरी प्रोसेस जो लाइट की प्रेजेंस में होगी, क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना पार्ट में होगी, और इस दौरान जो है वो एसिमिलेटरी पावर का निर्माण हो जाएगा। यहाँ बड़ी हुई एसिमिलेटरी पावर डार्क रिएक्शन के अंदर काम आएगी। डार्क रिएक्शन के अंदर मेन काम होगा CO2 का रिडक्शन होना, जिससे जो है वो फूड का या शुगर का फॉर्मेशन होता है। इस CO2 के रिडक्शन में हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है, जो हमें लाइट रिएक्शन से बनी हुई जो है वो यहाँ प्रोवाइड करवाई जा रही है। एक तो एनर्जी जो ATP के रूप में होगी, एक रिडक्शन एजेंट जो है वो NADH+H+ के रूप में यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो ये हो गई आपकी मेन बातें। अब हम दोनों रिएक्शंस जो है उनको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन की। तो देखो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, तो हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन पर डिस्कस करने से पहले थोड़ा आपको जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि लेमेली पाई जाती है। लेमेली भी दो प्रकार की होती है, ग्रेनल और स्ट्रोमा लेमेली, और ग्रेनल लेमेली को हमने थैलेकोइड नाम दिया था। तो आपको लाइट रिएक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा थैलेकोइड की जो स्ट्रक्चर है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वो समझना जरूरी है, तभी आप लाइट रिएक्शन को हम अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो यहाँ हम पहले थैलेकोइड जो है, थैलेकोइड को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि थैलेकोइड जो है वो उसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है। तो देखो थैलेकोइड कैसा या उसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है। तो ये मान लो एक थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है। ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है। आपको पता है कि थैलेकोइड की मेम्ब्रेन जो होती है सिंगल मेम्ब्रेन होती है, फास्फोलिपिड की बनी हुई। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन है। जो किसकी बनी हुई है, फास्फोलिपिड की बनी हुई है। अगर मैं इस थैलेकोइड की इस सिंगल मेम्ब्रेन का इतना सा पार्ट आपको बड़ा करके दिखाऊं तो देखो ये इस तरीके का दिखाई देगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, तो ये थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर आपको ध्यान रखना कि इस मेम्ब्रेन के अंदर
जो पिगमेंट है वो अपने आप को मतलब अरेंज करते हैं, अपनी पोजीशन लेते हैं, और ये जो अपनी पोजीशन लेंगे तो उस पोजीशन मतलब जो लेकर और फिर सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ जो मॉलिक्यूल होंगे वो 5 होंगे, और उन 5 को हम कहेंगे 5 सुप्रामोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? 5 सुप्रामोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। अब इन 5 सुप्रामोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कौन कौन से मॉलिक्यूल रहेंगे और ये कॉम्प्लेक्स वो किस तरीके का हो तो समझो। तो सबसे पहले यहां पर आपको पिगमेंट का एक ग्रुप दिखाई देगा, और इस ग्रुप को हम कहेंगे PS सेकेंड। क्या कहेंगे? PS सेकेंड। ध्यान रखना कि यहाँ पर पूरा पिगमेंट का एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो है वो यहाँ होंगे, और आपको पता है कि जब ग्रुप होता है तो ग्रुप का एक लीडर जरूर होता है, और इस ग्रुप का जो लीडर रहेगा वो बीच में रहेगा, और इस लीडर यानी ये बीच में जो इसका ग्रुप का लीडर होगा इसको हम कहेंगे P700 या P700। ये ग्रुप का लीडर है। ये ध्यान रखना, क्लोरोफिल एक का ही जो है वो मॉलिक्यूल होगा, ये क्लोरोफिल ए ही है जो ग्रुप का लीडर होगा, और बाकी के जो ग्रुप के सदस्य है वो इसके चारों ओर रहेंगे। इनका मेन काम क्या है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या करेंगे? सनलाइट जो आ रही है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे पूरा ग्रुप, और ये सारा ग्रुप जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और इस बीच वाले मॉलिक्यूल जो इसका लीडर है उस लीडर को प्रोवाइड करेंगे सनलाइट, ताकि पूरी की पूरी सनलाइट एक मॉलिक्यूल पर पड़े, और जब सनलाइट पड़ेगी तो ये मॉलिक्यूल जो है वो अपनी एक्साइटेड स्टेज में आएगा और अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? फ्री कर देगा। तो ये एक हो गया PS सेकेंड। एक और यहां पर ग्रुप होता है, तो ये भी पूरा ग्रुप है, और इसके ये बाकी के सदस्य जो इसके चारों ओर रहेंगे, और इसका भी एक मेन ग्रुप का जो लीडर रहेगा, और वो जो ग्रुप का लीडर होगा वो होगा P680। यानी ये भी क्लोरोफिल एक का ही जो है वो मॉलिक्यूल है जिसको P680 कह रहे हैं, और बाकी के जो सदस्य है वो इसके चारों ओर ग्रुपिंग किए हुए रहेंगे। अब इससे आपको पता चल रहा है कि P700 का मतलब क्या है कि ये जो है वो ज़्यादा 700 जो nm की वेवलेंथ है उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा, और P680 जो है ये क्या करेगा? 680 की जो वेवलेंथ है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, और बाकी की जो वेवलेंथ है उनको ये साइड वाले जो इसके साथ में जो ग्रुप के जो दूसरे मेंबर है वो एब्जॉर्ब करके इसको क्या कर देंगे? प्रोवाइड कर देंगे। तो देखो इन दोनों को जो है इसको हम PS सेकेंड कहेंगे, और PS सेकेंड यहाँ सॉरी इसको PS फर्स्ट कहेंगे। तो ये PS फर्स्ट और जो सेकेंड है इसका पूरा नाम होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। ये एक थ्योरी है। PS फर्स्ट और PS सेकेंड जो है ये क्या है, फोटो सिस्टम क्या होते हैं, ये कैसे इनका जो है वो इनके ऊपर विचार कैसे आया, तो वो देखो इसकी भी एक जो है वो वजह है कि इमर्सन नाम का एक वैज्ञानिक था। उस इमर्सन ने क्या किया कि किसी प्लांट को एक ही वेवलेंथ की जो है वो लाइट प्रोवाइड करवा दी, और वो एक वेवलेंथ जो रेड की थी। तो वेव की यानी रेड की जो वेवलेंथ है जब लगातार उसको एक ही वेवलेंथ की लाइट प्रोवाइड करवाई तो उसने देखा कि उस प्लांट के अंदर जो उसकी जो शुगर की प्रोडक्शन है, फॉर्मेशन है, वो थोड़ी कम हो गई, यानी फोटोसिंथेसिस जो कम हो गया। इसको इसने रेड ड्रॉप नाम दिया। क्या नाम दिया? रेड ड्रॉप। इसने कहा कि अगर एक ही वेवलेंथ की लाइट अगर किसी प्लांट को अवेलेबल करवाया जाए तो उससे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फॉर्मेशन, शुगर का फॉर्मेशन थोड़ा कम हो जाएगा, कहने मतलब फोटोसिंथेसिस की दर जो कम हो जाएगी, रेट कम हो जाएगी। इसको रेड ड्रॉप यानी गिर गई, इसलिए ड्रॉप करे। रेड यानी ड्रॉप यानी गिरना, और कौन सी वेवलेंथ पर? रेड पर, इसलिए इसको रेड ड्रॉप नाम दिया। फिर इमर्सन ने क्या किया कि 2 वेवलेंथ की जब लाइट उसको प्रोवाइड करवाई तो उसने देखा कि 2 वेवलेंथ की जब लाइट प्रोवाइड करवाते हैं तो फोटोसिंथेसिस की जो मतलब जो रेट है
वो जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा, यानी P मान लो P680 से जितनी होनी है और P70 से जितनी होनी है, उन दोनों को मिला के जोड़ा जाए तो उससे भी ज़्यादा होती है। इसको इसने इमर्सन इफेक्ट नाम दिया। इमर्सन ने ये जो बातें देखी तो इससे इमर्सन इफेक्ट नाम दिया इसको, और इसने कहा कि कोई दो फोटो सिस्टम यहाँ जरूर होंगे। तब से फोटो सिस्टम की जो वो थ्योरी सामने आई, और फिर ये जो फोटो सिस्टम है इनके बारे में डिटेल से जो है वो स्टडी की गई, तो पता चला कि यहाँ पर कई सारे जो ग्रुप में मॉलिक्यूल होते हैं पिगमेंट के, और वो ग्रुपिंग किए हुए होते हैं और अपने आप को थैलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज किए हुए होते हैं, अपनी पोजीशन लिए हुए होते हैं, और ये सारे के सारे सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो फिर दो फोटो सिस्टम जो है उनकी थ्योरी सामने आई और दो फोटो सिस्टम को जो है वो खोजा गया। अब इसके अलावा देखो दो हो गए 5 सुप्रामोलिक्यूलर की आप बात करो तो ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, दो तो ये हो गए। अब तीसरा जो होता है वो यहाँ एक और होता है इसी मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसको हम कहते हैं लाइट हार्वेसियन कॉम्प्लेक्स। तो इसको हम कहेंगे LHC। LHC का मतलब क्या हुआ कि लाइट हार्वेस्टियन, ये हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, पूरा नाम यहां लिख रहा हूं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसका क्या काम है वो समझो कि हम जानते हैं कि कोई भी, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब अपने यहाँ इलेक्शन होते हैं तो दो पार्टियां होती है, और कुछ लोग जो होते हैं, कुछ मेंबर जो होते हैं वो अपने सेल्फ खुद जो है वो इलेक्शन जो लड़ते हैं, और उसके बाद में अगर वो जीत जाते हैं उनको हम निर्दलीय कहते हैं। अगर वो इलेक्शन जीत गए तो फिर वो किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट दे देते हैं। इसी तरीके से यहाँ कि एक ये और एक ये दो फोटो सिस्टम है। कुछ और पिगमेंट होते हैं जो ग्रुपिंग में होंगे, वो अलग से सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन अपनी सनलाइट को आखिर में किसी एक फोटो सिस्टम को अवेलेबल करवा देंगे। तो ये जो है वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ये एक तरीके के लाइट एब्जॉर्प्शन एंटीना है जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट की जो एनर्जी है वो किसी एक फोटो सिस्टम को जो है वो अवेलेबल करवा देंगे। तो ये इनका काम हो गया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर भी होंगे जिनको हम प्लास्टोक्विनियन, इसके अलावा प्लास्टोसाइनिन, यहाँ पर ये जो इसको हम पीसी कहेंगे, और प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन जो है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आगे से आगे ट्रांसफर करते हैं। और एक यहाँ पे साइटोक्रोम B6F मिलेगा आपको, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो इसको हम कहेंगे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का। तो ये इलेक्ट्रॉन को, ये भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को जो कैरी करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स हो गए। एक और लास्ट स्ट्रक्चर जो इस थैलेकोइड मेम्ब्रेन पर आपको देखने को मिलती है वो मिलती है CF पार्टिकल्स। ये CF पार्टिकल्स जो है इनको हम कपलिंग फैक्टर भी कहते हैं। कपलिंग फैक्टर जो है इसका ये जो है स्टार्क हो गया, इसकी हेड हो गई। ये कपलिंग फैक्टर जो है इसको आप यहाँ समझ सकते हो कि CF जो फैक्टर है या कपलिंग फैक्टर जो है ये होते क्या है, रियल में ATP सिंथेज होते हैं। क्या होते हैं ये, ATP सिंथेज। अगर एनर्जी इनपुट मिल रहा है, अगर एनर्जी मिल रही है तो ये क्या करते हैं कि इस एनर्जी से ATP का फॉर्मेशन कर देंगे। किसका फॉर्मेशन कर देंगे, ATP का। तो यहाँ ATP जो है वो उस ATP को बनाने के लिए जो है वो ATP सिंथेज होंगे, और ये ATP सिंथेज जो है वो ADP प्लस IP जो है उससे क्या कर देंगे, ATP का निर्माण करेंगे। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन का कार्य जो है वो कौन करते हैं, CF पार्टिकल्स करते हैं। इनको कपलिंग फैक्टर कहेंगे, और ये कपलिंग फैक्टर ही है जो क्या करेंगे कि ATP का निर्माण करेंगे
और ये एटीपी का निर्माण कैसे होगा वो हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि इनको हम CF पार्टिकल्स करेंगे। और ये एक थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है। इस थैलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर ये 5 जो है, ये 2 हो गए, ये यहाँ ये दोनों जो है उसको हम 3 कर देंगे, ये 4 नंबर और ये लास्ट ये 5 नंबर, ये 4 नंबर और ये आखिरी जो इसको हम 5 नंबर कर देंगे। तो 2 तो ये हो गए, एक साइटोक्रोम B6F हो गया 3, एक PC 4 और इलेक्ट्रॉन मोबाइल जो कैरियर है वो हो गए 5। तो 5 जो है वो सुपरा मोलिकुलर कॉम्प्लेक्स जो है वो एक थैलेकोइड की जो मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं और यही जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। अब ध्यान लो कि लाइट रिएक्शन जो है इसके अंदर अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर एटीपी का निर्माण होना है और एक किसका निर्माण होना है, NADH+ का निर्माण होना है, NADH+H+ का निर्माण होना है। तो ये मेन काम होना है यहाँ पे। अब देखो कि लाइट रिएक्शन के अंदर फॉस्फोरिलेशन होगा और फॉस्फोरिलेशन होगा तो फॉस्फोरिलेशन भी जो है वो 2 प्रकार से होगा। तो देखो फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करते हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन की अगर हम बात करें तो फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब हो गया एटीपी और NADH+ का निर्माण, और ये भी 2 प्रकार से होगा। ध्यान देना कि 2 कौन सा होगा, एक तो होगा साइक्लिक और दूसरा होगा नॉन साइक्लिक। एक बात का और ध्यान रखना कि साइक्लिक जो होना है इसके अंदर केवल एक ही फोटो सिस्टम पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं PS फर्स्ट, यही पाया जाएगा। इसके अंदर दोनों होंगे, PS फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे कि साइक्लिक जो होना है वो कहाँ होना है, वो होना है ग्रेनल, जो आप ग्रेनल लेमिली है उसके अंदर। किसमें होगा, ग्रेनल लेमिली के अंदर, और ये होगा स्ट्रोमा लेमिली में, यानी स्ट्रोमा के अंदर जो लेमिली है उसके अंदर जो है वो सॉरी ये स्ट्रोमा में होगा, साइक्लिक स्ट्रोमा लेमिली में, और ये होगा ग्रेनल लेमिली में। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या अंतर है, एक बात और यहाँ पर आप ध्यान रखना कि इसको जेड स्कीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जेड स्कीम। तो ये जेड स्कीम जो है वो नॉन साइक्लिक कहलाएगी। तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है और ये दोनों जो है वो किस तरीके से रन किए जाते हैं और इनके द्वारा जो है वो किस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है, ये समझिए। तो सबसे पहले अपन साइक्लिक को पढ़ते हैं। तो देखो साइक्लिक में क्या होता है, साइक्लिक में यहां ध्यान देना कि साइक्लिक के अंदर जो है वो केवल और केवल क्या, PS फर्स्ट ही पार्ट लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, और ये कहां होगा, ये होगा आपके स्ट्रोमा लेमिली में। तो देखो किस तरीके से साइक्लिक जो रन किया जाता है, किस तरीके से जो है वो एटीपी का निर्माण किया जाता है। तो इसको हम समझे उससे पहले थोड़ी सी एक जनरल बात आप समझना कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है, अगर हम इस मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो हम जानते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये एक्साइटेड स्टेज में आता है, यानी ये उत्तेजित हो जाएगा। अगर हम इसको और एनर्जी दे रहे हैं, लगातार अगर इसको हम एनर्जी इनपुट करवा रहे हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से जब और ज़्यादा एनर्जी जब ग्रहण करेंगे तो यहाँ से फ्री हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से फ्री हो गए तो ये बाहर निकल गए इससे, और बाहर निकलकर अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, लूज, यानी अपनी एनर्जी को ये लूज कर देंगे। अब ये लूज जो है वो एटमॉस्फेयर में भी कर सकते हैं, कहीं पर भी करेंगे। अगर इस एनर्जी का हमें यूज करना है और हमें इसे किसी फ्रूटफुल पर्पज में काम में लेना है तो हम ले सकते हैं, और वापस इलेक्ट्रॉन अपने घर पे आ जाएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यानी ये एनर्जी मिली, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किया, इलेक्ट्रॉन फ्री हुए और अपने एनर्जी को लूज करके वापस आ गए।
ये एनर्जी हमें सन से मिल रही है। इस सन से मिली हुई एनर्जी को हम जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इसको हम किसी फ्रूटफुल पर्पज के रूप में जो है वो काम में ले सकते हैं। प्लांट यही करते हैं। प्लांट जो ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करके, क्योंकि ये एनर्जी कहाँ से है? सनलाइट से, तो इसी का ये यूज करके और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? केमिकल एनर्जी के रूप में। तो ये चीज आपको अगर समझ में आ गई तो अब यहाँ आगे देखना कि साइक्लिक में जो है वो क्या होता है। साइक्लिक के अंदर अभी मैंने आपको कहा कि केवल और केवल क्या, मतलब कौन सा मतलब जो फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करेगा? केवल पीएस फर्स्ट। तो यहाँ पर मैं पीएस फर्स्ट को बना रहा हूँ। ये हो गया पीएस फर्स्ट, जिसके अंदर P 700 या 700 जो है वो क्लोरोफिल का मेन जो लीडर है वो ये है, और बाकी के जो ग्रुप के जो मेंबर है वो इसके चारों ओर अरेंज होते हैं। तो ये बाकी के ग्रुप के जो मेंबर हो गए और ये इसके चारों ओर अरेंज है। मेन लीडर जो पीएस या P 700 है जो इसके बीचों बीच होगा। अब यहाँ से ये सनलाइट जो है वो आ रही है, और ये सनलाइट जब इसके ऊपर आके गिरेगी तो आपको पता है कि एक तो बाकी के सारे ग्रुप के जो सदस्य है, जो मेंबर है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और किस में ट्रांसफर कर देंगे? पीएस फर्स्ट में। पीएस फर्स्ट में जब ये एनर्जी आएगी, इसके अलावा यहाँ हार्वेस्टिंग जो है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, वो भी अपनी लाइट को इसको दे देगा। और जब इतनी लाइट की एनर्जी जब इसके ऊपर गिरेगी, इस मॉलिक्यूल के ऊपर, पीएस जो फर्स्ट के अंदर जो मेन लीडर है P 700, तो ये एक्साइटेड स्टेज में आ जाएगा। और जैसे ये एक्साइटेड स्टेज में आता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज कर देगा, मतलब जो है वो फ्री कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ग्रहण कर लेंगे। इसके अंदर फेरडॉक्सिन आएगा, तो ये फेरडॉक्सिन जो है वो क्या करेगा? इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये फेरडॉक्सिन से जो है वो इलेक्ट्रॉन, जो अभी मैंने आपको कहा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो इन इलेक्ट्रॉन को आगे जो है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला अपना आएगा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो कैरियर है वो डायरेक्ट इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे तो कई जो कैरियर है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो कैरियर है, उनके थ्रू ये जाएंगे। जैसे अब ये कौन कौन से है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले PQ लेगा, PQ से साइटोक्रोम B6F लेगा, और इससे लास्ट में आ जाएगा ये PC में। ये PC यहाँ है, इसको प्लास्टोसाइनिन कह रहे हैं। ये सारे के सारे एक ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। ये आगे से आगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे। यहाँ एक और प्रोसेस होनी है जिसको हम कहते हैं केमिओस्मोसिस। क्या कहते हैं? केमिओस्मोसिस। ये केमिओस्मोसिस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान यहाँ जो है वो ADP प्लस IP जो है इससे ATP की फॉर्मेशन होगी, ATP बनाई जाएगी। तो यहाँ पर केमिओस्मोसिस के द्वारा ATP यानी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज कर लिया। अब ये केमिओस्मोसिस क्या है, किस तरीके से यहाँ ATP बनती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ ATP बढ़ती है, यानी कहने मतलब कि यहाँ PS जो फर्स्ट है P 700 या 700, उससे निकले जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को लूज कर दे। उस एनर्जी का यूज जो है वो एक अच्छे पर्पज में हो रहा है ATP फॉर्मेशन में। तो यहाँ ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जैसे ही ATP का फॉर्मेशन हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो समाप्त हो जाती है और इलेक्ट्रॉन अपने घर आ जाते हैं वापस। इस इलेक्ट्रॉन होल के अंदर जो वापस आएंगे और इस इलेक्ट्रॉन होल को जो पूरा कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइकिल के द्वारा वापस अपने घर आ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? साइक्लिक कह रहे हैं। तो यहाँ देखो कौन कौन सी
जो बातें हैं वो आपको जो यहाँ इस साइक्लिक के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो पहली तो इसमें पीएस फर्स्ट ही पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा ये स्ट्रोमा लेमेली में होगा। तीसरी बात जो है वो ये होगी कि इसके अंदर NADH जो NADH प्लस ये NADP प्लस है उसका रिडक्शन नहीं होता, तो नो NADP प्लस का रिडक्शन, NADP प्लस का रिडक्शन नहीं होगा, यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं होगा। और जब NADP प्लस का रिडक्शन नहीं होगा तो यहाँ पर जो एसिमिलेटरी पावर बनेगी वो क्या बनेगी, सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगी, इज ओनली ATP। आपको पता है कि यहाँ सिर्फ एसिमेट्री पावर जो क्या बनी है, ATP बनी है। NADP H प्लस जो है उसका जो निर्माण है वो यहाँ पर नहीं हुआ है, वो नहीं बढ़ा है, सिर्फ एसिमेट्री पावर के रूप में सिर्फ और सिर्फ क्या बनी है, ATP बनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो जल है जिसको वाटर कहते हैं, वाटर जो है वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती है, अर्थात यहाँ पे जो है वो आपको फोटोलाइसिस नहीं दिखाई देगा। वाटर का फोटोलाइसिस या वाटर स्प्लिटिंग हम कहें, वाटर स्प्लिटिंग या वाटर फोटोलिसिस यहाँ नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर O2 का जो है वो निर्माण नहीं होगा, O2 भी रिलीज नहीं होगी, तो वाटर का फोटोलिसिस नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि O2 का या O2 रिलीज नहीं होगी, O2 रिलीज, नो O2 रिलीज, नो O2 रिलीज, नो O2 रिलीज। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो है वो साइक्लिक में आपको देखने को मिलेगा। साइक्लिक के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये जो है वो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो अपने वापस घर में आ जाता है, वापस आ जाता है, एक साइकिल के थ्रू आता है, इसलिए हम इसको साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन कह रहे हैं। इसके दौरान सिर्फ ATP का जो फॉर्मेशन होगा, NADP H+ का निर्माण इसके द्वारा नहीं होगा, या फोटोलिसिस भी नहीं होगा, जिससे O2 भी रिलीज नहीं होगी, तो साइक्लिक में O2 का निर्माण भी नहीं होता है। तो ये जो है वो स्ट्रोमा लेमेली में होता है, जहाँ पर O2 जो है वो नहीं बनती है और नई वाटर का जो है वो फोटोलिसिस होगा, स्प्लिटिंग होगी। तो ये जो है वो आपका हो गया साइक्लिक। और अब दूसरा जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है जिसमें ATP और NADP H+ दोनों बनेंगे उसको हम कहेंगे नॉन साइक्लिक, जिसको हम जो है वो जेड स्कीम भी कहते हैं। तो उसके ऊपर डिस्कस जो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।